नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ हरकेश यादव। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मराठी साहित्य के विषय में बताऊंगा। दरअसल मैं आपको जो है प्रत्येक साहित्य के विषय में बताऊंगा, हर भाषा के साहित्य के विषय में बताऊंगा। यानी कि जितने भी भारतीय साहित्य हैं तकरीबन आपको सभी भारतीय साहित्यों के विषय में हल्की फुल्की जानकारी में देने की कोशिश करूँगा। और इस साहित्य को, भारतीय साहित्य को जो मैं आप सभी प्यारे दोस्तों के सामने पेश करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जो उसका क्रम है दोस्तों, वो एक एक करके होगा। तो सबसे पहले शुरुआत में मराठी साहित्य से करूँगा दोस्तों, फिर हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य, कन्नड़ साहित्य, यानी कई पर हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मराठी साहित्य की बात करेंगे। और दोस्तों, बगैर साहित्य के आप सभी जानते हैं जीवन अधूरा अधूरा सा होता है। पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि साहित्य के लिए सबसे बड़ी बात होती है आपकी अपनी जिज्ञासा। तो उसके लिए आप जो है साहित्य को ज़रूर स्पर्श करिए, ज़रूर पढ़ा करिए। साहित्य बहुत बेहतर होता है ना। जैसे जो मतलब ये मैंने जो जहाँ मैंने पढ़ा और जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, उसमें योजना पत्रिका का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने कुछ मटेरियल्स वहाँ से लिए और कुछ मैंने इंडियन लिटरेचर से लिया है और कुछ विकिपीडिया और विकासपीडिया से लिया है मैंने। और इसमें मराठी लिटरेचर भी है दोस्तों। और ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मराठी लिटरेचर M.K. नादकर्णी की पुस्तक है। फिर से ध्यान दें, M.K. नादकर्णी की पुस्तक है जिसका नाम है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मराठी लिटरेचर। आप लोग पढ़ सकते हैं और इसमें बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताने की शुरुआत करते हैं और मराठी साहित्य के बारे में समझते हैं ये है क्या। महाराष्ट्र के इतिहास के निर्माण और विचार, विश्वास और व्यवहार के नए तरीकों के विकास में भगवान विट्ठल की आराधना का विराट योगदान है। अगर ज्ञानेश्वर और नामदेव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता तो महाराष्ट्र का इतिहास ही एकदम भिन्न होता। अगर ज्ञानेश्वर और नामदेव जैसे महान पुरुष महाराष्ट्र की धरती पर न पैदा होते तो आज महाराष्ट्र का जो इतिहास है वो बिल्कुल सर्वथा भिन्न होता। आपने गोविंद रानाडे का नाम सुना होगा, राइज ऑफ द मराठा पावर उनकी पुस्तक का नाम है। तो आप जरूर सुने होंगे, मुझे पता है, ये उन्हीं की लाइन थी, ये बात उन्होंने ही कही थी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मराठी साहित्य की परंपरा कबीर 700 एक चीज़ ध्यान देना कि अब यहाँ कबीरदास का जिक्र ठीक नहीं है, तो बाद में इसको हम इसमें जोड़ देंगे। आखिर क्यों ऐसा जिक्र आना था तो बाद में बताते हैं, ठीक है। अभी मुझे अच्छा नहीं लगा कि अभी बताया जाए। तो सुनिए, जो मराठी साहित्य है इसकी परंपरा तकरीबन 700 साल पुरानी है। कितनी है? 700 साल पुरानी है। इसका प्रारंभ प्राचीन यादव राजवंश से होता है। मराठी साहित्य की परंपरा तकरीब 700 वर्ष पुरानी है और इसका प्रारंभिक यानी कि इसका प्रारंभ प्राचीन यादव राजवंश से होता है। इसकी शुरुआत मराठी साहित्य की आधारशिला महानुभाव पंथ और वारकरी अर्थात विट्ठल अर्थात कृष्ण भक्ति संप्रदाय के संतों ने रखी, जो नाथ पंथ से प्रभावित थी। नाथ पंथ आप लोग जानते हो कि 9वीं 10वीं सदी की परंपरा थी या संप्रदाय था। नाथ पंथ मध्यकालीन आंदोलन था। यह बौद्ध, शैव और योग परंपरा से प्रेरित था। गुरु गोरखनाथ को इस पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। नाथ परंपरा पर शैव दर्शन का व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिससे संबंधित अधिकांश साहित्य 11वीं शताब्दी और उसके बाद से उपलब्ध है। नाथ पंथ पर अद्वैत, वेदांत जैसे भारतीय परंपराओं का भी प्रभाव है। इस पंथ ने वैष्णव और शाक्त परंपराओं
महानुभाव पंथ और भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। महानुभाव पंथ की स्थापना सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने की थी, ध्यान दीजिएगा। तो महानुभाव पंथ की स्थापना सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने की। उनका जीवन काल 12वीं शताब्दी में माना जाता है। इस पंथ में बिना किसी जातिगत भेदभाव के सभी को स्वीकार किया जाता था। महानुभाव साहित्य में देवताओं के अवतारों की कथाएं, पंथ का इतिहास, भगवत गीता की व्याख्याएं और भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन आदि के जरिए पंथ के सिद्धांतों और विचारों को व्यक्त किया गया। लीला चरित्र को मराठी भाषा में लिखी गई पहली जीवनी माना जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मराठी भाषा में सर्वप्रथम या मराठी साहित्य में सबसे प्रथम यानी कि सर्वप्रथम जीवनी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? लीला चरित्र। इसे महिम भट्ट 1278 में ने लिखी थी। महिम भट्ट ने 1278 में इसको लिखी थी, इस पुस्तक को, जिसका नाम था लीला चरित्र। उनकी दूसरी प्रमुख रचना श्री गोविंद प्रभु चरित्र है, जो श्री चक्रधर स्वामी के गुरु थे। यह संभवतः 1288 में श्री गोविंद प्रभु के निधन के बाद लिखी गई होगी। 1288 से 1448 के दौरान केशव राज सूरी, नरेंद्र, भास्कर भट्ट, बोरीकर, दामोदर पंडित, रब लोबास, नारायण बास, बहालिये और विश्वनाथ बालापुरकर ने महानुभाव साहित्य का सृजन किया। इससे भी इसमें से ज़्यादातर साहित्य पुराने मराठी गद्य में लिखे गए। इतनी बात आपको क्लियर हो जाए। इसका जो सोर्स है मैं आपको बता रहा हूँ, योजना पत्रिका है और कुछ मराठी लिटरेचर जो हिस्ट्री लिटरेचर्स हैं उनका सहारा लिया गया है। तो आपको चीज़ें बहुत ऑथेंटिक और प्रामाणिकता के साथ बताई जाएंगी। इसमें ज़रा सा भी मीन्स इट विल हैव नो काइंड ऑफ डाउट्स दैट कैन मेक यू पजल्ड। तो बी अश्योर्ड ना, ऑथेंटिकेटेड है, ये सब ऑथेंटिक सोर्सेज हैं इसके। यादव राजाओं की राजधानी देवगिरी में मराठी भाषा के विद्वानों को प्रश्रय मिला और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। यादव राजवंशियों के राजाओं के यहाँ पर तो मराठी साहित्य बगैर यादवों के पूरा नहीं हो सकता। तो यादव राजाओं की राजधानी क्या थी? देवगिरी थी। आप सभी लोग इतिहास के छात्र होंगे तो इतना तो जानते ही होंगे। और जितने भी मराठी विद्वान थे उनको देवगिरी के यादव राजाओं ने अपने यहाँ आश्रय दिया, शेल्टर दिया। मराठी साहित्य का उद्भव तथा विकास यादव वंश के उत्थान से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर मराठी साहित्य के उत्थान की बात होगी तो यादवों का जिक्र न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यादवों का जब उत्थान हुआ तभी मराठी साहित्य का भी उत्थान हुआ। यादव सरदार पहले पश्चिम चालुक्य वंश के राजाओं के सामंत थे। तो इतिहास की बातें आप सभी लोग जानते होंगे, इतनी आसान बातें हैं, फिर भी बता देना जरूरी है। यादव सरदार पहले पश्चिमी चालुक्य वंश के राजाओं के सामंत थे। चालुक्य सत्ता के कमजोर पड़ने पर 12वीं शताब्दी के मध्य में यादवों ने अपने को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। 12वीं सदी के मध्य में यादवों ने अपने को एकदम स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित कर दिया। जब चालुक्य सत्ता कमजोर पड़ने लगी तो उन्होंने मराठी को अपने दरबार की भाषा बनाया। यानी कि यादवों के दरबार की जो भाषा थी वो क्या थी? मराठी थी। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। गौर करिएगा कि महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन है वो 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। यादवों के शासनकाल में संत परंपरा शुरू हुई। यादवों के शासनकाल में संत परंपरा शुरू होती है। यह समय सामाजिक पतन,
अच्छा, वैदिक परंपरा जाति प्रथा और रूढ़ रीति रिवाजों में खो सी गई। जो वैदिक परंपरा थी वो, यह समय सामाजिक पतन, गरीबी, भय और हताशा का था। भक्ति आंदोलन ने वंचित वर्गों को अमानवीय परिस्थितियों से मुक्त कराने और उन्हें बिना किसी बाधा के ईश्वर की पूजा आराधना करने का अधिकार दिया और उपासना तथा मुक्ति का एक नया मार्ग प्रशस्त किया। भक्ति आंदोलन ने असमानता और रूढ़िवादिता को सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया कि यहाँ पर कोई रूढ़िवादिता या ऑर्थोडॉक्सी जो है बिल्कुल प्रिवेलेंट या एग्जिस्ट नहीं रह सकती, सिरे से खारिज कर दिया। भक्ति आंदोलन ने असंख्य निर्धनों, वंचितों के मन आंदोलित कर दिए। संतों ने स्थानीय जन भाषा में भक्ति गीत गाए। बड़ी संख्या में आम जन वारकरी पंथ से जुड़ने लगे। उन्हें लगा कि यहाँ उन्हें स्वीकार्यता, सम्मान, ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग मिल सकता है। वारकरी पंथ ने भेदभाव तथा असमानता का विरोध किया और लोगों को भाव भक्ति की प्रेरणा दे डाली। इस काल में पहली बार मराठी में साहित्य का सृजन हुआ। इस काल में भाषा और साहित्य में मानव जीवन के उच्च मूल्यों की स्थापना निरंतर होती रही। भक्त कवियों ने ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल दिया। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से अपने समय की रूढ़िवादिता को जड़ से उखाड़ फेंकने का दृढ़ संकल्प किया और उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तीर्थों की यात्राएं करते हुए इन संतों ने जनसाधारण को जागृत किया, उन्हें अशिक्षा के अंधकार से बाहर निकाला और उनमें मानवीय चेतना को सृजन